नमस्ते दोस्तों। हम लोग इस लेक्चर में 1800 जो ब्रिटिश ताज के जो शासनाधीन जो पारित अधिनियम हुए 1858 से लेकर 1947 तक इसको कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 के अधिनियम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में 1858 से 1947 को कवर करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। हम लोग घटना चक्र को लेकर चल रहे हैं क्योंकि घटना चक्र ही हम लोग अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हम लोगों का पीटी के लिए इनफ हो जाता है। मेंस के लिए हम लोग अलग से क्लास लेंगे, मेंस का क्लास अलग से, जो भी मेंस है उसके लिए हम लोग अभी क्लास लेंगे। जैसे ये टॉपिक से मेंस में सवाल आते हैं कि 1858 के अधिनियम के बारे में लिखिए या 1793 के अधिनियम के बारे में लिखने के लिए 7 या 8 नंबर का आता है, तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे। लेकिन पहले हम लोग पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करेंगे। तो पहले 1858 हम लोग उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे, अभी बताएंगे हम आप लोगों को आगे कैसे कवर करेंगे। फिलहाल में इसको देखें, उसके बाद हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। 1858 के द्वारा जो है भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वाइसराय कहा जाने लगा। तो 1773 में गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल। 1833 के अधिनियम से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और 1833 के अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड कैनिंग बना, सॉरी कौन बना 1833 के, इससे ज़रा बताइए आप लोग। 1833 के लॉर्ड कैनिंग बना 1858 के अधिनियम से। तो 1833 के अधिनियम से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो 1833 के अधिनियम से लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना था। ठीक है, तो माई बैड था यहाँ पे 1773 बोलने में मिस्टेक हो गया। 1773 में वारेन हेस्टिंग्स, 1833 में भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग और 1858 से वाइसराय कहा जाने लगा। तो पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज सचिव का पद का सृजन किया गया। तो भारत के राज सचिव के पद का सृजन याद रखना है कि भारत का वाइसराय, प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग कहलाया। तो भारत का राज सचिव के पद का सृजन भी जो है ये यहाँ पे 1858 के अधिनियम से सृजन किया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिसने भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। तो 1858 के अधिनियम में क्या क्या देखा? वाइसराय कहा जाने लगा और लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने और भारत के राज सचिव के पद का सृजन हुआ। ठीक है, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ। अब भारत परिषद 1861 में चलते हैं। तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत 1861 के अधिनियम से हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत 1861 में की गई। कैसे की गई? तो धीरे धीरे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से धीरे धीरे जो मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसका पावर छीन लिया गया था। 1861 के अधिनियम से जो है कानून मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का जो विधायी शक्ति है उसको दे करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। और पहला चीज़ ये हुआ कि इस 1861 के अधिनियम में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत हुई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। तो 1861 के अधिनियम में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिला? 1861 के अधिनियम में पहला चीज़ ये मिला कि कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने का बात शुरू हुआ। दूसरा क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का पावर मिल गया। तीसरा क्या हुआ कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति दे दिया गया और विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। ठीक है, जैसे 3 फैक्ट हम लोगों ने याद किए, इसमें 3 फैक्ट याद किए। इसी तरह से हम लोग मेंस में 2-3 फैक्ट और याद करेंगे और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 है ना,
इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। 1892 के अधिनियम में क्या हुआ कि प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने, जो बजट होता है बजट पर बहस करने और 6 दिन पूर्व नोटिस देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन प्रश्न तो पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के अधिनियम में नहीं दिया गया था। इस चीज़ को याद रखना है। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो सीमित अवधि में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। तो 1892 के अधिनियम को एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हुआ। प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में बजट पर भारतीय लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बहस करने का अधिकार दिया गया और प्रश्न पूछने, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे वो, ठीक है। और सीमित अर्थों में क्या हुआ, तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। सीमित अर्थों में किसका 1892 के अधिनियम से किसका आरंभ किया गया, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। अब भारत परिषद अधिनियम 1909 पे चलते हैं। 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो पहले क्या था कि सिर्फ विधि निर्माण में उससे पहले वाले अधिनियम में विधि निर्माण में देखिए उससे पहले वाले में हम लोग चलें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। और देखिए 1861 के अधिनियम में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत हुई। देखिए हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है कि 1861 के अधिनियम में कानून बनाने में भी भारतीय लोगों को शामिल किया गया। लेकिन 1909 में क्या किया गया कि कानून बनाने के लिए तो कानून निर्माण यानी विधि निर्माण के लिए तो किया ही गया, साथ में प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। धीरे धीरे पावर बढ़ाता है। तो 1861 के अधिनियम में सिर्फ कानून के निर्माण में था और 1909 के जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं उसमें जो है हम लोगों को मतलब भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया और प्रथम कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1909। और प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायकों की विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों में विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 1892 के अधिनियम में प्रश्न पूछने का 6 दिन पूर्व नोटिस पर अधिकार था और बजट पर बहस करने का अधिकार था। लेकिन 1909 के अधिनियम में क्या कर दिया गया कि लोकहित के विषय पर विवेचना करने का, बजट एवं लोकहित के विषय पर विवेचना करने का, प्रस्ताव लाने का, प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। लेकिन ये गलत काम ये किया गया कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया 1909 में। तो 1909 में क्या क्या किया गया, 1909 में किया गया कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। बजट पूछने का अधिकार, बहस करने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। ठीक है। अब 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में चलते हैं। तो 1909 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919 के अधिनियम से अपनाया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी लागू कर दिया। पहले 1909 में मुसलमान को दिया, 1919 में सिखों को भी, भारतीय ईसाइयों को भी, आंग्ल भारतीयों को भी और यूरोपियों को भी जो है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का
का विस्तार कर दिया गया सांप्रदायिक आधार पर। और 1919 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुआ कि इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई और इसी अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। तो सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में 1919 के अधिनियम के द्वारा बांटा गया। केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली की व्यवस्था की गई 1919 के अधिनियम के द्वारा। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम से, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम से। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया 1919 के अधिनियम से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। तो संघात्मक सरकार की स्थापना संघ 1935। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। 1935 में क्या किया गया, प्रांत में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को उसमें सम्मिलित किया गया। 1909 में मुसलमानों को जोड़ा, 1919 में सिख, आंग्ल भारतीय सबको भी जोड़ा और 1935 में क्या किया कि दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया। तो 1919 से इसका खेला शुरू हो गया था। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होगी 1935 के अधिनियम के द्वारा। और इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक नहीं पूछा है, पूछ सकता है, मतलब बीबीएससी में जाए कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किस अधिनियम के तहत कर दिया गया। तो 1935 के अधिनियम के तहत कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत कर दिया गया था और दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया था। 1935 के अधिनियम से बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी की गई, कुछ प्रांतों में। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट सब समाप्त कर दिया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। वायसराय का पद को समाप्त कर दिया गया। दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, मतलब ठीक है। और दोनों डोमिनियन राज्यों मतलब भारत पाकिस्तान में। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द का पद समाप्त कर दिया गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। कौन सा विकल्प चुनना है? सही विकल्प चुनना है। भारत परिषद अधिनियम 1861 से रिलेटेड सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प को चुनना है। 1861 का अधिनियम, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इस अधिनियम के फलस्वरूप, देखिए हम लोग पढ़ लिए, अब जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब तरफ से कवर करते चलेंगे। तो 1861 के अधिनियम में क्या किया गया? गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों नहीं, ये गलत है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 और कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। सही है ये बात। कौन सा ऑप्शन सही है पूछ रहा है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। देख एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया। तो 1861 का अधिनियम में पोर्टफोलियो प्रणाली भी लाया गया, जिसमें राजस्व, सैन्य कानून, वित्त और गृह विभागों के
प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। इसमें क्या था, राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के मुख्य रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 ईस्वी में इसमें छठा सदस्य लोक निर्माण विभाग जुड़ा। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई थी, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे और गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था। तो इस तरह से हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब। भारत परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प को चुनना है। इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। कोई आइडिया नहीं है, छोड़ देते हैं। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। हम लोगों ने पढ़ा 1892 के अधिनियम में कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस हिसाब से ये गलत, ये गलत, ये और ये में से कोई एक सही होगा। ठीक है। देखिए अब एक्सप्लेनेशन देख लें तो इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। भारत परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के लिए 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी तथा यह 3 फरवरी 1893 को लागू हुआ था। शाही स्वीकृति तो 20 जून 1892 को प्राप्त हुआ था, लेकिन 3 जनवरी 1893 को यह लागू किया गया था। इस हिसाब से तो 20 जून को स्वीकृति हुई थी और 3 जून 1893 को लागू किया गया था, तो ये नहीं, इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई थी। तो 1892 के अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों के हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई थी। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी सदस्य होने थे, जिसमें से आधे गैर सरकारी सदस्य होने थे। तत्संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्य और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में से भारतीय और यूरोपीय दोनों जो क्राउन की सैन्य या नागरिक सेवा में न हो शामिल थे। इस प्रकार कथन 2 भी सही नहीं है। और 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व की नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। 1909 के अधिनियम में मिला था। इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है। हमको सिर्फ ये नॉलेज लेना था, हम लोगों ने नॉलेज ले लिया। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर बहस करने की शक्ति अभी हम लोगों ने पढ़ा। बजट पर बहस करने की शक्ति, क्या ये सही होगा? आप लोग बताइए, क्या ये सही होगा? आप लोग बताइए, क्या ये सही होगा? आप लोग बताइए, क्या ये सही होगा? आप लोग बताइए। 1892 के अधिनियम में बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन 6 दिन पूर्व नोटिस पर, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। 1892 के अधिनियम में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। टोटल 33 क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। कोशिश करते हैं कि इसको खत्म करते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे उसमें ऐड किया गया था। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। अगला सवाल चलते हैं। 1909 का अधिनियम संबंधित है
इससे संबंधित है 1909 का अधिनियम। तो पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से संबंधित है, जो कि हम लोगों ने भी देखा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी हम लोग पढ़े थे, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्रेवियर थे। तो याद रखना है, यहाँ पर नोट कर लेना है कि 1937 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1937 को 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को 1935 के अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और सर मॉरिस ग्रेवियर जो है ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इस तरह से आगे चलते हैं। भारत की संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 1937 में स्थापित किया गया था। तो 1937 नंबर इसका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैत शासन, आप लोगों को पता है कि केंद्र में द्वैत शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन शुरू किया गया था। याद रख लेना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन एक नए अखिल भारतीय संघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? अभी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। भारत शासन अधिनियम से पहले अगला सवाल, 1919 के भारत शासन अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी 1919 का भारत शासन अधिनियम में से 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? सही उत्तर को चुनना है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की स्थापना अभी देखा, इसलिए ये सही हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की स्थापना 1909 में किया गया था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सी। अब देखते हैं कि इसका आंसर होता है क्या? सी बिल्कुल, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन तो 1909 में ही शुरू किया गया था। हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं, फट से जल्दी पढ़ के खत्म करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित में और हस्तांतरित में। 1919 के द्वारा आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषय उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायकों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। तो आरक्षित विषय गवर्नर को सौंपा गया और हस्तांतरित विषय जो है उस प्रांत में विधायिका के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री थे उसको सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमान के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम से ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था केवल जारी नहीं रही, बल्कि सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए विस्तारित कर दिया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? केंद्रीय द्वैत शासन सिद्धांत, केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकार अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू किया जाना, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन और दूसरा दिल्ली में होना, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आज नहीं तो कल इसको बीपीएससी में आना ही आना है, ये मेरा गारंटी है। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा कि फिर से कि भारत इतिहास के संबंध में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन इसको निर्दिष्ट करता है, नोट कर लीजिए आप लोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और
ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत थे। आरक्षित किसके अंतर्गत था? तो गवर्नर जनरल के अंतर्गत था। सही उत्तर चुनना है। गवर्नर जनरल के अंतर्गत था, स्थानीय स्वशासन तो होगा नहीं, इसको खत्म कर दीजिए। तो दूसरा ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन खत्म। हमारे पास आ गया न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। तो हमारे हिसाब से 12 का होना चाहिए सी नंबर ऑप्शन। 12 का होना चाहिए सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो 12 का हो गया सी नंबर ऑप्शन। अब इसको हम लोग फट से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना थी। 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन, याद रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना थी। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों के कार्यों को दो भागों में आरक्षित और अंतरित यानी हस्तांतरित में विभक्त किया गया। आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया, जबकि हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उनकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व तो प्रांतीय विधायकों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? प्रांतों में द्वैत शासन 1919 का भारत सरकार अधिनियम हम लोगों ने अभी तरह पढ़ा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। 1892 के भारत काउंसिल एक्ट, 1919 के भारत काउंसिल एक्ट और 1919 के भारत सरकार अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आंसर है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। याद रखना है। अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं फट से, और ताकि हम लोग का ये टॉपिक हो जाए खत्म जल्द से जल्द। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था। राज्यसभा जैसे ऊपरी सदन है उस तरह से राज्य परिषद, इस तरह से हमको याद रख लेना है। और निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था जिसकी बैठक अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष होती थी। ठीक है, तथा भारत सरकार और ऊपरी सदन का 5 वर्ष और निचले सदन का 3 वर्ष होता था केंद्रीय विधानसभा का। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 सदस्य निर्वाचित तथा 40 सदस्य मनोनीत होते थे, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होते थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान था, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 143, 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत तथा फिर 145, 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे। एक बार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार मतलब क्या था कि उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार एक जगह था, हम बार बोल दिए, बरार एक जगह था, क्षेत्र था, उस समय का रियासत था। निर्वाचित होने वाले सदस्य जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल किया जाता था। ये हो गया हमारा नेक्स्ट सवाल। केंद्र में एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया 1919 के एक्ट से, अभी हम लोगों ने पढ़ा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1919 लाया। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1919 का एक्ट लाया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 1919 के सही प्रश्न को चुनना है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई। 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए, जहां सभी 21 वर्ष से अधिक गलत। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। विधानमंडल में किया गया, पढ़ लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु सीमित वर्गों की महिलाओं को था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए
दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान करते हुए विधानसभा में आरक्षित किया गया था। तो 1892 के एक्ट में मुस्लिमों के लिए, 1909 में इसको सिख, आंग्ल भारतीय, ये सब के लिए, और 1919 में क्या किया गया, महिलाओं के लिए, दलित के लिए भी और दलित वर्गों के लिए भी लागू कर दिया गया था। तो इस चीज़ को 1892 से धीरे धीरे सुधार हुआ, 1909 और फिर 1919 में जाकर खत्म हुआ। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर को चुनना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, बिल्कुल सही है। और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। तो भारत में जो है मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना के साथ हुआ और 1855 में इस हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में तथा बाद दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो गया था। अंग्रेजों ने किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की थी? तो 1919 के अधिनियम द्वारा, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की? 1919 के। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। पढ़ लेना है। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम की ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश किंग जॉर्ज V की घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया था। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जल्द से जल्द। केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन 1919 के तहत हुआ था? कौन सा निर्वाचन? 1926 का और 1945 का। 1937 में नहीं हुआ था, याद रख लेना है। तो केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो 1926 का हुआ था और 1945 का हुआ था। ए और सी इज द राइट आंसर। नीचे चलते हैं, पढ़ लेते हैं। प्रश्नगत वर्षों में से 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। नेक्स्ट सवाल, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायकों का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ था? अभी पढ़ा 1945, तो 1945 पर टिक लगा देंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका में अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। 1861 में भी दिया गया था, लेकिन यहाँ पे 1861 चूंकि नहीं है, इसलिए 1935 सही आंसर है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है 1935 के अधिनियम से। जो भारत का राष्ट्रपति है माफ कीजिएगा, जो भारत का राष्ट्रपति है उसको अध्यादेश को निर्गत करने की शक्ति जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू से मिलता है। किसके थ्रू से मिलता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू से मिलता है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42-43 से प्रेरित है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे हिसाब से डाल लीजिए, कभी भी पूछ सकता है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 के भारत परिषद अधिनियम से संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। याद रखना है, पढ़ते हैं।
संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, भारत सरकार अधिनियम 1935। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, केंद्र और राज्यों की मतशक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। 1935 का अधिनियम में क्या था कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम कहा जाता है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया। उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र और राज्यों की मतशक्तियों के विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों के विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन उल्लिखित योजना पर है। भारत शासन अधिनियम 1935, जल्दी से पढ़ते हैं इसको। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों की मतशक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 के उल्लिखित योजना पर आधारित था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों की मतशक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 के उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसके तहत प्रांतों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया था। इनमें एक अखिल भारतीय महासंघ, भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालिक ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों में देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। तो याद रखना है, सवाल था कि भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम की विशेषताओं में से नहीं है पूछ रहा है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय, बीपीएससी में पूछा लेकिन थोड़ा दूसरे तरह से ये सवाल पूछा था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल था, इसीलिए ये होगा नहीं पूछ रहा है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, नहीं। अवशिष्ट विषय क्या अभी पढ़ा ना, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत देता है, बिल्कुल देता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, नहीं, इसने ऐसा नहीं किया, इसने केंद्र में समाप्त कर प्रांतों में लागू किया था। पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम, अभी पढ़ा मैंने, प्रांतीय स्वायत्तता 1919। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था, केंद्र में द्वैत शासन 1935 के अधिनियम से। अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा? प्रांतीय स्तर केंद्र में लागू किया था, प्रांतीय स्तर पर, तो ये भी सही है। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, सही बात। हम लोग क्या था, सही नहीं है चुनना था ना, तो ये वाला सही नहीं है। हाँ ठीक है, माई बैड, सही कर लेना। यहाँ पर जो 24 नंबर सवाल है, इसमें ये था कि कौन सा विशेषता नहीं है, तो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित नहीं है, गवर्नर जनरल को, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था 1935 में, और प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया था, और प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था, और केंद्र पर इसको लागू किया गया था, ये चीज़ें थी। नेक्स्ट चलते हैं। एक संघीय और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू किस 1935 के अधिनियम के द्वारा? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान 1935 के अधिनियम से। इतनी बार पढ़ लिया, अभी हम लोग को पता चल गया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की? 1935 में संघीय शासन, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, हो गया। आगे चलिए। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशेष शक्तियां किसको थी? तो वायसराय को थी, गवर्नर जनरल को थी। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल को थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा फेडरेशन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं फट से। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, जिसका निर्माण तत्कालिक ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलाकर होना था। प्रस्तावित भारतीय संघ द्विस्तरीय होनी थी, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांतों की सरकारों का प्रावधान था। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ये दिया गया है, जो कि सही नहीं है।
निम्नांकित में से कौन सा एक भारत परिषद अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान ऐसा नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा सही। विधानमंडलों के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि सही है। एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेट किया जाना, ये भी सही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम समझते हैं 1935 का अधिनियम में। देखिए इस बार 1935 के अधिनियम के बारे में पूछा। देश का एक लिखित संविधान 1935 का अधिनियम नहीं हो सकता है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि सुनिश्चित किया 1935 के अधिनियम में। एक संघ की योजना पर विचार किया और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। आगे चलते, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं है। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। याद रखना है कि भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? क्रिप्स मिशन में किया गया था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? क्रिप्स मिशन में किया गया था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? क्रिप्स मिशन में किया गया था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख किस मिशन में किया गया था? क्रिप्स मिशन में किया गया था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख किस मिशन में किया गया था? कहाँ किया था? क्रिप्स मिशन में किया गया था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ये तो नहीं हो सकता। इसने भारत विभाजित इसमें नहीं, ये भी नहीं है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ये भी नहीं है। यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत हद तक 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। तो प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, भारत परिषद अधिनियम 1935। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। इतना हो गया, आप लोग आसानी से इसके बारे में लिख लेंगे। अगला अंतिम है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? 1935 के अधिनियम से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ। और हम लोगों ने आप लोगों को एक चीज़ और बताया था 1935 के अधिनियम से क्या हुआ था। हम लोगों ने आपको एक चीज़ और बताया था, जरा आप लोग याद करके बताइए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 1935 के अधिनियम से 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसी के साथ जो हमारा ये लेक्चर है, हमारा 1773 से लेकर 1947 तक के सारे अधिनियम खत्म हो गए। हम लोग अब क्या करने वाले हैं कि हम लोग अब, और इसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने लगभग देख लिए। अब आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आप लोगों का पीटी के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। अब मेंस के लिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे 1773 के अधिनियम की विशेषताओं का उल्लेख करें, 1813 के अधिनियम की विशेषताओं का उल्लेख करें। इन सब तरह के जो क्वेश्चंस पूछते हैं 7 या 8 नंबर वाले में, अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लाने का प्रयास करेंगे। लिख के उसको याद करेंगे कैसे। हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा, क्वेश्चन उसका आंसर होगा और उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इस तरह से आप लोगों को फिर लिखने की प्रैक्टिस घर में 1-2 बार कर लेनी है। इस तरह से हम लोगों का जो ये टॉपिक है पीटी और मेंस के लिए ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे घटना चक्र से ही, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया जो है वो सिर्फ पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस और भी कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक के क्वेश्चन है हमारे पास, मैं सब करवाऊंगा। वेट करिए आप लोग, इतने क्वेश्चंस कराएंगे, इतने प्रैक्टिस करेंगे कि बीपीएससी का पीटी अगर हम लोगों ने 95+ मार्क्स नहीं लाया, हम लोग के टॉपिक से नहीं फंसा, 100, 110 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, तो फिर कहिएगा। पूरा तैयारी होगा, अच्छे से तैयारी होगा, जम के तैयारी होगा और कोई भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पूरा टॉपिक कवर करेंगे। यूट्यूब पर फ्री बीपीएससी की क्लास आप लोगों को पीटी मेंस मिलेगी, ये मेरा वादा है। और सारे क्लास अपलोड होंगे, अपलोड हो रहे हैं और तेज़ी से अपलोड होंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस आप लोग सपोर्ट दिखाइए, मैं अपना मेहनत में कोई कमी नहीं रखूँगा। आप लोगों को सारे क्लास अपलोड करके दूंगा और कोई कमी आप लोगों को होने नहीं दूंगा। और मेरा वादा है कि ऐसा इनिशिएटिव यूट्यूब पर शायद ही कोई लाएगा फ्री में, और न लाने के बारे में कोई सोच सकता है। आपको मैं बिलीव देता हूँ, आप देखिएगा 10-15 दिन में ही आप लोगों को दिख जाएगा। इतनी क्लासें अपलोड हो जाएंगी, इतनी सब कुछ अपलोड हो जाएंगी, इतना मटेरियल अपलोड हो जाएगा कि आप लोगों को लगेगा कि नहीं, हाँ यार सब कुछ हो रहा है, सही से हो रहा है, हम लोग यहीं से पढ़ के निकाल सकते हैं, निकालेंगे हम लोग। धन्यवाद।